नमस्कार, आप सभी का शुभ 24 न्यूज में स्वागत है और मैं आपके साथ अजय कुमारी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी मौजूद है। सिंघवी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। जी, आप अभी भाजपा से छबड़ा से विधायक है और अभी फिर से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, आपको उतनी तैयारी की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हम पूछना चाहें कि तैयारी कैसी है आपको इन चुनाव में लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तैयारी कोई 2 महीने के लिए नहीं होती जी। मैं ये 7वां चुनाव लड़ूंगा, 8वां चुनाव लड़ूंगा जी। 6ठी बार मैं विधायक बना हूँ। सन 85 से MLA हूँ जी। मेरा जीवन संपर्क रहता है जनता से जी। और वो भी मुझे, चाहे मैं कहीं भी रहूं, कोई भी दुख तकलीफ हो तो फोन के माध्यम से या किसी और माध्यम से मुझे बताते रहते हैं। जी। मेरा छबड़ा और छिपड़ो दोनों पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे मेरा ऑफिस चलता है। वहाँ पर किसी को भी कोई तकलीफ है या एप्लीकेशन है, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सब मेरे को सूचना या उसके मेल के जरिए यहाँ पर आ जाती है। वहीं पर सब स्टाफ है तो वहीं पर एप्लीकेशन टाइप करता है, वहीं से उसके सामने ही मेल करता है। यहाँ आने के बाद जो भी प्रोसेस होता है, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखना है, किसी अधिकारी से मिलना है, कहीं मुझे ही जाना होता है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं सीनियर MLA हूँ, मंत्री रह चुका हूँ। मैं एक साधारण आदमी की तरह सामने वाले का काम कराने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद सचिवालय में जाकर अधिकारियों को रिक्वेस्ट करता हूँ और उचित काम होते भी हैं। जी। प्रदेश के अंदर एक आवाज बहुत गूंज रही है अभी, वो है नहीं सहेगा राजस्थान, जिसके अंदर भाजपा ने सारे मुद्दे इंक्लूड कर लिए, चाहे वो किसान कर्ज माफी हो, पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, हर एक मुद्दा जो है विधानसभा में भी उठा चुके हैं और बाहर भी चल रहा है। ये बात सही है आपकी। क्यों सहेगा राजस्थान? जी। इसलिए नहीं सहेगा कि आपने जो चुनावी वादे किए थे और चुनाव के पहले जनता को गुमराह कर वोट ले लिए, उन वादों को तो पूरा करना चाहिए। जी। आज वो चुनाव के 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले जगह जगह कई तरह की रेवड़ियां बांट रहे हैं, कई तरह के समाजों को प्रलोभन दे रहे हैं। जी। 2 महीने के लिए कोई अध्यक्ष भी बन जाएगा तो उससे कोई बनना बिगड़ना नहीं है। लोगों के दिमाग में भाजपा चढ़ चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व को न केवल राजस्थान में बाकी पूरे हिंदुस्तान में सराहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी भी सही और भारी बहुमत से जीतेगी, चाहे कांग्रेस कितनी ताकत लगा ले। जी। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर कि भाजपा प्रदेश के अंदर तो दलित अत्याचार की, महिला अत्याचार की बात कर रही है, विधानसभा में भी रख रही है, लेकिन जब मणिपुर की घटना सामने आती है तो उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। जब सुप्रीम कोर्ट उसमें आके बातें करता है तब प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं। तो ये सब चीजें सर, मेरा ऐसा मानना है कि मानना क्या, बात सही है और ये कानून भी आप सब लोग मानेंगे और कानूनन भी ये सही है कि उसकी मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है। जी। चीफ मिनिस्टर की भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है जितने उसके मंत्रिमंडल के कोई मेंबर की। कोई जरूरी नहीं है कि हर मामले में प्रधानमंत्री ही बोले, मंत्री भी बोल सकते हैं। जी। और मंत्री का बोलना भी मंत्रिमंडल का बोलना ही कहा जाएगा। तो कोई मंत्री बोलता है तो प्रधानमंत्री ने उसमें विश्वास व्यक्त किया है तभी उसको मंत्री बनाया है, इसलिए उसको उस बात को प्रधानमंत्री के मुंह से कही हुई बात मानना चाहिए। फिर भी जनता में कोई गलत संदेश नहीं जाए। जी। जनता में कोई ऐसी बात नहीं जाए कि मोदी जी इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुई उस दिन भी मोदी जी ने वक्तव्य भी दिया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। जी। और फिर वो अभी जब भी पार्लियामेंट चलेगी, आज ही तय हुआ कि सभी दलों की जो भी पार्लियामेंट के अंदर है उनकी सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें तारीख तय करेंगे, समय तय करेंगे। उस हिसाब से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिसको भी जो भी राय बनेगी वो उस मामले में वक्तव्य दे देंगे। जी। सिंघवी जी, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, आपने एक मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया था, पोषाहार में भ्रष्टाचार का मामला।
तो उस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? पोषाहार में भ्रष्टाचार लागू या बताना चाहूंगा जी कि पोषाहार का टेंडर 1000 करोड़ रुपए का 1 साल के लिए हुआ। जी पहले तो इस तरह का टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार किए गए कि उसमें ज्यादा फर्में एलिजिबल ही नहीं हो सकती। जी इनका स्कोर बड़ा है, जो बड़ा काम करती है वही कंपनियां उसमें शरीक हो सके। जी उस नाते पूरे हिंदुस्तान की 5 कंपनियां ही उसमें शामिल हुई, क्योंकि वो टेंडर डॉक्यूमेंट ही इस तरह का बना हुआ है। जी 5 कंपनियों में भी 2 उन्होंने कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा कर निकाल दिया। अब बची 3 कंपनी। 3 कंपनी में 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने टेंडर 1 वर्ष के लिए दिया और उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जी मतलब वो 1000 प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष के लिए दिया। जी तो 5 साल के लिए दिया। तो मेरा पूछना ये था कि 5 साल के लिए आप टेंडर कर रहे हो, इसी राशि में वो 5000 रुपए का टेंडर बनता है। जी क्योंकि 1 साल 1000 का, दूसरे साल भी 2000 का, जी 5 साल में 5000 का हुआ। तो टेंडर के लिए जो अर्नेस्ट मनी जमा होती है ये 1000 रुपए 5 करोड़ रुपया होती है। जी तो 1000 रुपए 5 करोड़ रुपया होती है। इस तरह उन्होंने कुल जो मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं आ रही है, पर जो पूरा इन्होंने जो घपला किया है वो 3 टेंडर बिडिंग में जो पैसा नहीं जमा कराने का तो 370 करोड़ रुपए का करा है। मात्र 5 करोड़ रुपए ही जमा कराए और उसमें भी कंडीशन ये डाल दी है कि अगर यही कंपनी चाहे या यही जो कंपनी या जो भी आप व्यापारी चाहे वो इसको अगर आगे भी बढ़ा सकता है, अगर आगे भी लेना चाहे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम 2.5 साल और बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से ये टेंडर 7,500 रुपए का हुआ। 7,500 रुपए की अर्नेस्ट मनी मैं समझता हूँ 375 करोड़ रुपए होती है। 375 करोड़ रुपए नहीं जमा कर इन्होंने 7.5 साल का काम 5 करोड़ रुपए में ही ले लिया। यह बहुत बड़ा घपला है। मैंने इसकी जगह जगह मांग भी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि इसकी आप एसओजी से या एसीबी से जांच करवा लें। एसीबी भी आपकी सरकार की है और एसओजी भी आपकी सरकार की है। आपकी सरकार की एसीबी या एसओजी से इसकी जांच करा लें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सिंघवी जी, विधानसभा के अंदर एक और मुद्दा छाया रहा है आजकल, वो है लाल डायरी का, जिसके ऊपर राजेंद्र गुढ़ा जी को विधानसभा से निलंबित किया गया और इसके बाद उन्होंने बाहर आके जो कुछ बातें कही, जो कुछ बयान दिए, तो ये लाल डायरी का आखिरकार राज क्या है? अब कुछ न कुछ बात रही होगी इसके मामले में। गुढ़ा साहब ज्यादा बता सकते हैं कि लाल डायरी उन्हीं के पास थी, पर निश्चित रूप से कोई विधायक आरोप लगाता है तो कोई न कोई बात होगी, पर उनको विधानसभा में अपना स्पष्टीकरण नहीं देने दिया गया। इस वजह से जो भी माहौल वहाँ विधानसभा का हुआ, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में इस तरह का माहौल विधानसभाओं में या लोकसभा में नहीं होना चाहिए। मैं जो भी घटना घटी है, चाहे किसी भी पक्ष की गलती हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस का आज ही उन्होंने पैदल मार्च निकाला है मणिपुर की घटना को लेकर। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि जो कांग्रेस सरकार है फिलहाल भाजपा से एक कदम आगे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चुनावी समिति का भी गठन कर दिया है, लेकिन भाजपा ने अभी तक वो चीज नहीं की है। नहीं, आगे पीछे हमारी पार्टी कांग्रेस का तो इसका आपको इसलिए दिखता है कि ये 24/7 चलने वाली पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी 24/7 मिलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ अध्यक्षों के पास इतना काम रहता है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के पास काम रहता है कि ये कर लो, वो कारीगर नहीं आया, वो मजदूर नहीं आया, सीमेंट खरीदनी है, रोड़ी खरीदनी है। उस तरह हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास इतना काम रहता है कि हमको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर रहती है। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अब ये निर्णय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी है, जो उसके सदस्य
वो बैठकर तय कर पाएंगे। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। एक और विधानसभा में चुनाव में ये बहुत हो रहा है कि कांग्रेस ने भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री डिसाइड होगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसा ही माहौल दिख रहा है और आपने चूंकि एक बार कहा था कि जो वसुंधरा राजे हैं वो वोट स्विंग करने में बहुत ज्यादा माहिर नेता है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री का फेस आपके हिसाब से कौन हो सकता है भाजपा में? अब आज की तारीख में जिस प्रकार का पार्टी का निर्णय आज तक तो सब सेंट्रल पार्लियामेंट्री वोट पे छोड़ा हुआ है जी। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बात आप पढ़ती हो वही बात मैं पढ़ता हूँ। जो जानकारी टीवी के माध्यम से आपको मिलती है वही मिलती है, वही मैं कह सकता हूँ। एक्स्ट्रा कोई जानकारी मेरे पास इस वक्त नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। जी। हम केंद्र के अंदर एक और चीज खास देख रहे हैं, वो है इंडिया नाम का गठबंधन। तो लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है। इंडिया उन्होंने सोच समझकर चाल कर चली है, पर इन लोगों का जो गठबंधन है वो चल नहीं सकता क्योंकि इनकी आपसी कंडीशन ही इस प्रकार की इन्होंने उसमें डाल दी है कि जहाँ जो पार्टी का वर्चस्व वो पार्टी लड़े। तो कांग्रेस मैं समझता हूँ 185 या 200 सीटों पे कांग्रेस का और बीजेपी का सीधा मुकाबला रहा था, उसमें से कांग्रेस करीब करीब सब सीटें ही आ रही थी जी। तो मैं समझता हूँ उसमें सभी स्टेट आ गई थी कांग्रेस में। वो तमिलनाडु भी आ गया था, तेलंगाना भी आ गया था, बिहार भी आ गया था, उड़ीसा भी आ गया था, सब लोग आ गए थे। अब इनका क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, क्या मैं जनता से ही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वहां से पश्चिमी बंगाल से जी ममता जी अपना जो क्लेम है वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? क्या नवीन बाबू छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? क्या जेडीयू लालू यादव छोड़ने को तैयार हो जाएगा? ये साउथ की पार्टी है, चाहे स्टालिन हो चाहे और कोई हो, क्या अपना अपना क्लेम करने को छोड़ दिया जाए? छोड़ देंगे। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे पर्सनल इंटरेस्ट, जब तक इनमें एका नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ेंगे क्योंकि इनका न तो नीति है न नियत है और न कोई संविधान है, कोई मर्यादा है, न कोई पार्टी लाइन पे, न कोई इस तरह की गाइडलाइन भी फॉलो नहीं करते कि भाई अध्यक्ष कितने दिन रहेगा, उपाध्यक्ष कितने दिन रहेगा। ये तो परिवारों की पार्टी है, जब तक परिवार चल रहे हैं ये पार्टियां चल रही है, जब परिवार खत्म हो जाएगा ये पार्टियां खत्म हो जाएगी। राजस्थान में भाजपा का गठबंधन किसी और पार्टी के साथ होगा? ये सब निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा या हमारे बड़े लीडर जो राजस्थान के वो तय करेगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। जी। एक मुद्दा जो ये है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जब उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ रही थी, तब भाजपा एक मजबूत जो है दावेदार के रूप में उभर कर आई थी। लेकिन जब अब पायलट और अशोक गहलोत साथ आ चुके हैं तो ये जो ड्यूओ है किस तरीके से भारी पड़ेगा? भाजपा तो उस वक्त भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, लाखों की संख्या में वो लोग पहुंच रहे हैं जी। तो ये कुछ ना कुछ ताकत ही है। आज वसुंधरा जी ने सब कोटा में सभा करी, 1 लाख से ज्यादा आदमी थे जी। तो अपने आप में अभी वहाँ निम्बाहेड़ा में कल परसों मीटिंग करके आई, बहुत बड़ी सभा थी। जहाँ भी जाती है, अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने सालासर बालाजी में करी थी, वहाँ कितनी भयंकर भीड़ थी। आप लोगों को भी जानकारी, हमको भी जानकारी और जनता भी देख रही है जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी फिलहाल जो भी राहत कैंप के लिए जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है उसका तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ जी। और मैंने जिस दिन कैंप शुरू हुआ उस दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिलोद नाम की ग्राम पंचायत है, वहां पर जाके कैंप को देखा था। मात्र वहाँ अशोक गहलोत के फोटो बांटने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा था। जहाँ अधिकारी मौजूद नहीं है वहाँ क्या काम होगा? आपका कोई एसडीओ 3 बजे आ रहा है, तहसीलदार एसडीओ आ गया तो तहसीलदार गए तो डॉक्टर आ गया तो मतलब कुल मिलाकर उसका सामंजस्य इस प्रकार का नहीं था कैंप में अधिकारियों का या विभागों का, ताकि लोगों का वहां पर काम हो सके।
और लाइट दिन में आती नहीं है। जी लाइट नहीं आती तो बीसी ये कंप्यूटर ये काम करते नहीं है, तो वो कैंप लगाना नहीं लगाना बेकार बात है। और इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ये सिंगल टेंडर यहीं से जारी हुए थे। राजस्थान की जितनी भी पंचायत हैं, चाहे 10,000 हो, 12,000 हो, 20,000 हो, सब जगह यहाँ से टेंट के सामान, पाइप, टेंट एक जगह से एक जैसे परचेजिंग, सेंट्रल परचेजिंग यानी इन्होंने यहाँ करके भेजी। मैं समझता हूँ इतनी इनको क्या आवश्यकता थी, यहाँ से भेजने की जरूरत पड़ती। ट्रांसपोर्टेशन भी लगा होगा, कुछ और लगा होगा, कलेक्टर्स पे छोड़ देते या इनके ऊपर थे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन तय कर देते कि भाई इतने रुपए में आप कुछ कर सकते हो। वहाँ लोकल बंदे को भी नौकरी मिलती, काम मिलता और आपका काम भी बढ़िया होता, क्योंकि उसको कह भी सकते थे। अब आपने टेंट के पाइप भेज दिए, टेंट का कपड़ा भेज दिया, बीच में तूफान आ गया, ना टेंट का पता ना पाइपों का पता। आज सब इधर उधर देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो वो पाइप उठा उठा के अपने घरों में रख लिए हैं, कह दिया सब तूफान के हवाले कर दिया। वो कौन सा तूफान आया था अभी, हाँ उसके नाम बिपरजोय। कांग्रेस जो अभी सरकार है हाल में, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा वहां भी कांग्रेस की सरकार बनी, कर्नाटक के चुनाव देखे वहां भी कांग्रेस की सरकार बनी। तब कांग्रेस कहने लगी है कि सत्ता की जो अभी जो सारी परिपाटी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश में राज बदला तो राजस्थान के अंदर रिवाज ही बदल जाएगा। देखो मैडम, हर चीज का हर स्टेट का इश्यू अलग होता है जी। जैसे केंद्र के इश्यू अलग होते हैं, वैसे स्टेट के भी इश्यू अलग होते हैं। कई फैक्टर रहते हैं सरकार जाने के नहीं जाने के। अब हमारी कोई सरकार गई हुई थोड़ी, मैं तो गई हुई नहीं मानता। पूरे राजस्थान में कांग्रेस के और बीजेपी के वोटों में 1.5 लाख का ही तो फर्क है। 1.5 लाख वोट हमारे 200 सीट पे आ जाते हैं, तो 10,000 भी एक सीट पे नहीं होता है। हम जीत जाते हैं। हमारे 20 से 25 कैंडिडेट तो 500 से कम वोटों से आ रहे हैं। तो 1.5 लाख वोटों के अंदर इतने बड़े राजस्थान में, जहाँ 8 करोड़ आबादी निवास करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह की हमारी टोपोग्राफी राजस्थान की, कहीं हिली इलाका है, कहीं डेजर्ट है, कहीं किस तरह का इलाका, उस इलाके में भी हम 1.5 लाख वोटों से मात्र पीछे रह गए। इसलिए ये सब तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन यहाँ पर भी होता और 2 इंजन की सरकार होती तो निश्चित रूप से विकास की गति भी तेज है। जी, तो भाजपा की तैयारी इन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अब रुख लेने वाली है धीरे धीरे? मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी सब। उसके बाद में सब धूमधाम से लगेंगे, वो उनकी बात करेंगे, हम हमारी बात करेंगे। जनता जिसको वोट डालेगी वो सरकार बना लेंगे। तो हमारे साथ छबड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी जुड़े, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, भाजपा पार्टी की तैयारी किस तरीके से है उन पर भी चर्चा की। नमस्कार।